हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीसीके के एक नए लेक्चर में। आज हम हमारे चैप्टर 1 की डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए जी, पेज नंबर 1.12 निकालिए। देखिए जी, लास्ट क्लास में हमने यहीं पर छोड़ा था जहाँ पर हम एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और प्रोफेशन के बारे में जान रहे थे। हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे कंटिन्यू करने से पहले एक रिवीजन ले लेते हैं जो कि इंस्टीट्यूट के इस टेबल के द्वारा होगी। इंस्टीट्यूट ने हमें एक टेबल दी है जहाँ पर इंस्टीट्यूट खुद बताता है कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या डिफरेंस है। तो एक बार यहाँ से देख लेते हैं, फिर हम आगे की डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, देखिएगा जी। सबसे पहली बात तो इंस्टीट्यूट ने हमें मीनिंग बताया है बिजनेस का, प्रोफेशन का और एम्प्लॉयमेंट का। तो देखिए, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, हम सर्विसेज देंगे लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट होगा किस चीज़ का, एम्प्लॉयमेंट का। यानी यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप। ठीक है जी, यदि ये संबंध नहीं आएगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं कवर होगा। जबकि प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन भी हम सर्विसेज ही देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर है वो रिलेशनशिप नहीं आएगा। दूसरा, यदि यही चीज़ हम प्रोफेशन के साथ कवर करें वोकेशन भी, तो याद कीजिए होता क्या था। यदि आपके पास में अकाउंटिंग का काम करना है और आपके पास में प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट की डिग्री है, यानी कि आप आईसीआई के मेंबर हैं, प्लस आपके पास में प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट है, तो आप क्या कहलाएंगे, प्रोफेशनल। लेकिन आप आईसीआई के मेंबर नहीं हैं लेकिन फिर भी अकाउंटिंग का काम करना चाहते हैं, तो आप प्रोफेशनल नहीं कहलाएंगे, आप क्या कहलाएंगे, वोकेशनल। ठीक बात थी जी। और बिजनेस क्या है, बिजनेस तो एक बड़ी टर्म है जिसके अंदर हम सब कुछ कवर करते हैं। ठीक है जी, तो इन्होंने देखिए लिखा भी है एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटी, यानी कि बिजनेस में वोकेशन भी आ जाता है, प्रोफेशन भी आ जाता है। हाँ, एम्प्लॉयमेंट नहीं आता क्योंकि वो अलग ही लेवल पर काम करता है। ठीक है जी, तो इन्होंने देखो यही बात बोली है, एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटीज़। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखना जी, कहते हैं बिजनेस को यदि एस्टेब्लिश करना हो तो कैसे। मुझे बताओ, बिजनेस का एस्टेब्लिश करना हो तो सीधा है, बस जो बिजनेस का मालिक है उसका मन करना चाहिए। और यदि कोई गवर्नमेंट की तरफ से लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, फॉर एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में देखा भी था कि यदि आपको सोल प्रोप्राइटरशिप खोलनी है तो आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ तो इतनी कोई खास करनी नहीं है, एक दो ही कोई शॉप एक्ट का रजिस्ट्रेशन वगैरह लेना होगा। अदरवाइज आप अपनी दुकान खोलिए और उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन की। लेकिन यदि आप कंपनी खोलना चाहते हैं तो आपकी इच्छा भी होनी चाहिए, प्लस आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। तो बिजनेस खोलने के लिए सीधी सी बात है, सबसे पहली बात होनी चाहिए विल पावर एंटरप्रेन्योर की। ठीक है जी। और दूसरा, यदि कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं तो आपको वो कंप्लीट करनी होंगी। ठीक है जी। सर, प्रोफेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप होनी चाहिए आपके पास में, यानी कि आईसीआई की मेंबरशिप होनी चाहिए, प्लस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यानी कि सीओपी भी होना चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हैं, अपनी सीए फर्म को शुरू कर सकते हैं। सर, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या चाहिए होता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नहीं, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट चाहिए होता है, यानी कि जॉब लेटर आ जाए, ज्वाइनिंग लेटर जिसे आप बोलते हो। यदि ज्वाइनिंग लेटर होता है आपके पास में तो आप कह सकते हैं कि आपके पास में आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप आ गया है। ठीक है जी, ओके जी। पॉइंट नंबर 3 देखिए, बिजनेस को आजीविका कहाँ से मिलती है, प्रॉफिट से। प्रोफेशनल को फीस मिलती है, प्रोफेशनल फीस, और हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट वाले को या तो मिलेगी वेजेस या मिलेगी सैलरी। मैं वेजेस और सैलरी के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। हो सकता है कि आपने अकाउंट्स की क्लास में ये बातें जानी हो, यदि नहीं भी जानी होंगी तो प्लीज़ अब जान लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको काम आए। ठीक है जी। देखिए जी, मुझे आप एक बात बताइए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं। ठीक है जी। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखते हैं वेजेस और हम लिखते हैं वेजेस एंड सैलरीज। ठीक बात है जी। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, हम यहाँ लिखते हैं सैलरी और उसके बाद में हम यहाँ लिखते हैं सैलरीज एंड वेजेस। आपने कभी नोटिस किया है ये बात
कि यहाँ पर वेजेस और वेजेस एंड सैलरी, या यहाँ पर सैलरी और सैलरी एंड वेजेस, इन दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट कभी कभी हो जाता है। हम कहते हैं कि ये दोनों बातें एक नहीं है। हम कहते हैं नहीं जी, ये दोनों बातें एक नहीं हैं। सर कैसे नहीं हैं? पहली बात तो आप समझिए, वेजेस किसे दिया जाता है? जो शारीरिक श्रम से पैसा कमाता है उसको हम क्या देते हैं? वेजेस। लेकिन जो शारीरिक इतनी मेहनत नहीं करता, जिसका काम मानसिक श्रम होता है, जैसे कि हम ऑफिस में जाते हैं, तो मुझे एक बात बताइए, ऑफिस के अंदर सैलरी मिलती है, ना कि मजदूरी यानी कि दिहाड़ी, यानी वेजेस यानी कि दिहाड़ी, रुको, और ये है वेतन। ठीक है जी, आप बिल्कुल लिंक कर पाएंगे अपने रियल लाइफ के कंसेप्ट से। देखिए जी, ये जो लोग होते हैं, एक मिनट, ये जो लोग होते हैं, ये लोग काम करते हैं जनरली फैक्ट्री लेवल पर, और जनरली ये जो लोग होते हैं, ये लोग काम करते हैं ऑफिस लेवल पर। इसीलिए फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की सैलरी को हम कहाँ दिखाते हैं, यानी कि वेजेस को हम कहाँ दिखाते हैं? ट्रेडिंग में। और जबकि ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनको जो भुगतान किया जाता है उसे हम कहाँ दिखाते हैं? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में। मुझे बताइए, आप वेजेस और सैलरी का पॉइंट तो आप समझ गए होंगे, और आपको ये बातें आपके +1 +2 के टीचर्स ने बताई भी होंगी, पर यदि नहीं भी बताई हैं तो प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिए। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, वेजेस मतलब कि शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति फैक्ट्री में लगे होते हैं, इसीलिए ट्रेडिंग में आते हैं, उनका खर्चा। ठीक है जी। और हमारे यहाँ जो सैलरी होती है वो मानसिक श्रम करने वाले व्यक्ति होते हैं, तो उनको क्या मिलता है? वेतन। और वो सब लोग कहाँ पर आ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। सर डिस्कशन ये नहीं थी, डिस्कशन ये थी कि यहाँ वेजेस एंड सैलरी क्यों लिखा है और यहाँ सैलरी एंड वेजेस क्यों लिखा है। ठीक है जी, क्योंकि मुझे तो जब मैं +1 में था मुझे तो दोनों नाम एक जैसे लगते थे, मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि ये उल्टा पुल्टा करने का क्या रीज़न होता है। तो यदि आपको भी एक रीज़न नहीं पता तो अभी क्लियर हो जाता है, और यदि पता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए जी, समझिए, जो मेरी इंटरप्रिटेशन या जो मेरा ऑब्जर्वेशन था, जो मुझे लगा कि ये कैसे लिखा जाता है, वो ये है। देखिए जी, वेजेस यानी कि मजदूर। मुझे एक बात बताइए, मजदूर के साथ एक व्यक्ति खड़ा होता है जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ पर सुपरवाइज़र, जिसका काम शारीरिक श्रम करना नहीं होता, मानसिक श्रम करना होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि वेजेस एंड सैलरी, यानी जो मेन खर्चा है वो किसका है? वेजेस। लेकिन वेजेस के साथ साथ मानसिक श्रम करने वाला व्यक्ति भी चाहिए, उन्हें संभालने वाला भी चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर क्या दिखा देते हैं? वेजेस एंड सैलरी। और आप अब यहाँ पर समझ ही गए होंगे, शारीरिक श्रम करने वालों को भी मानसिक श्रम करने वालों को भी शारीरिक श्रम करने वालों की ज़रूरत पड़ती है। यानी यहाँ पर भी एक चाय पिलाने वाला व्यक्ति, झाड़ू पोछा लगाने वाला व्यक्ति होता ही है। तो मेन खर्चा किसका आता है? सैलरीज का। लेकिन सपोर्टिंग स्टाफ, जिसको हम बोलते हैं ना 4th कैटेगरी के जो हमारे यहाँ पर होते हैं वर्कर्स होते हैं, उनकी सैलरी भी साथ के साथ यहाँ पर काउंट की जाती है। ठीक है जी, ओके जी। चलिए जी, वापस आते हैं हमारी डिस्कशन पर। देखिए जी, हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है, बिजनेस करने के लिए, प्रोफेशन करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट करने के लिए आपके पास में क्या क्वालिफिकेशन यानी कि क्या योग्यता होनी ज़रूरी है। मुझे एक बात बताइए, बिजनेस करने के लिए तो कोई योग्यता होनी ज़रूरी नहीं है, आपके पास में पैसा होना चाहिए, बस पैसा है तो आप बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन यदि हम बात करें प्रोफेशन की, तो स्ट्रिक्टली प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि आपको सीए की प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास में ICAI की मेंबरशिप होनी ही चाहिए। यानी यहाँ पर प्रोफेशनल बनने के लिए आपके पास में क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। बिना क्वालिफ़िकेशन के आप लोग या कोई भी प्रोफेशन शुरू नहीं कर सकता। ठीक है जी। और जॉब के लिए क्या इतनी स्ट्रिक्ट प्रोविज़न है? हमने कहा नहीं, वहाँ पर थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन एक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन तो चाहिए ही होती है, जो कि जॉब के हिसाब से डिपेंडेंट करती है। जैसे हम बात करें कि यदि किसी को पानी पिलाने की जॉब चाहिए तो उसके लिए तो कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि हम कहें कि आपको ऑफिस बॉय की जॉब के लिए कोई बुला रहा है, तो एक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन तो हम क्या मान के चलते हैं कि भाई सामने वाले को लिखना पढ़ना तो आता होगा, एटलीस्ट एड्रेस वगैरह। ठीक है जी। तो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफ़िकेशन भी चाहिए होती है। ओके जी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जी, एथिकल गाइडेंस। एथिकल गाइडेंस का मतलब क्या है? अच्छे या बुरे की समझ।
हाँ जी, तो बिजनेस में अच्छे बुरे की समझ कहाँ से आती है? फाउंडर्स की वैल्यू। फाउंडर की वैल्यू मतलब जो मालिक की सोच है उससे ही उसको अच्छा या बुरा समझ में आता है। यदि बिजनेस का मालिक ही चोर किस्म का व्यक्ति होगा, यदि उसके मन में लालच है, कपट की भावना है, तो बिजनेस भी वैसा ही होगा। और यदि वह एक अच्छा इंसान होगा तो बिजनेस भी वैसा ही चलेगा। लेकिन प्रोफेशन के अंदर ऐसा नहीं होता जी। प्रोफेशन के अंदर यानी कि आईसीआई के अंदर यदि आपका व्यवहार गलत है तो आईसीआई ने हमारे लिए क्या बना रखा है? प्रोफेशनल कोड बना रखा है कि यदि आप गलत व्यवहार करते पकड़े जाते हैं तो आपके पास यहाँ पर सज़ा का प्रावधान भी होगा। समझ रहे हैं? यानी अच्छे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बुरे लोगों से निपटने के लिए आईसीआई ने क्या बना रखा है? कोड ऑफ कंडक्ट। आप ये बात याद रखेंगे, आईसीआई ने क्या बनाया है? कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है जी। जैसे जैसे आप सीए की जर्नी में आगे बढ़ेंगे ये सब चीज़ें हमें डिटेल में पढ़ने को मिलेंगी, पर फिलहाल इतना ही ध्यान रखिए कि कोड ऑफ कंडक्ट है हमारे पास में। यदि कोई व्यक्ति अच्छा व्यवहार नहीं करता है तो इंस्टीट्यूट उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है जी। ठीक है जी। सर एम्प्लॉय के लिए क्या होगा? एम्प्लॉय को तो वही करना होता है जो उसका मालिक बोले, इसीलिए उसे अच्छे बुरे की जो समझ मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी? उसके मालिक की सोच से। ठीक है जी, ओके जी। देखिए जी, इन्वेस्टमेंट बिजनेस करने के लिए बहुत बढ़िया वाली इन्वेस्टमेंट चाहिए। यानी हम कहें तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ लगती है? बिजनेस में। हम कहें सबसे कम इन्वेस्टमेंट कहाँ लगती है? एम्प्लॉयमेंट में, कुछ नहीं लगाना जी। और मॉडरेट किस्म की यानी कि मध्यम आकार की इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो कहाँ चाहिए? प्रोफेशन में। ठीक है जी, ओके जी। अगला पॉइंट देखिए, प्रोफेशनल ऑटोनॉमी, पर्सनल ऑटोनॉमी, यानी कि आपको कोई हुक्म देने के लिए तो नहीं है। तो हमने कहा जी एम्प्लॉयमेंट में तो आपको हुक्म देने के लिए ही है, आपके पास में पर्सनल ऑटोनॉमी यानी कि स्वतंत्रता नाम की चीज़ नहीं होगी। इसके उल्टा बिजनेस में हम खुद के बॉस हैं जी, जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है सर, प्रोफेशन में क्या स्वतंत्रता होती है? बिल्कुल जी, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन बात वही है कि आप बंधे हुए किससे हैं? कोड ऑफ कंडक्ट से। आप कुछ सर्टेन एक्शन या सर्टेन बिहेवियर नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है जी, ओके जी। हाँ जी, अगला पॉइंट देखिए, इन्होंने कहा हमारे यहाँ पर मोटिव क्या है सब करने का। तो सबसे पहली बात तो आप बिजनेस का देखिए, इकोनॉमिक अचीवमेंट यानी कि वैल्यू एडिशन। मैं समझाता हूँ जी वैल्यू एडिशन क्या होता है। ठीक है, बड़ा ही आसान है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। वैल्यू एडिशन का एक सिंपल सा मतलब है जो मैं अपनी दूसरी क्लासेस में भी कहता हूँ, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू टेकिंग्स, या जिसे हम सेल्स भी कहते हैं। ठीक है जी, हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल कॉस्ट आई 100 रुपये, किसी ने बेच दिया 120 में, तो ये जो 20 रुपये है यही हमारे यहाँ पर क्या है? वैल्यू एडिशन। ठीक है जी, तो यहाँ वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है? सिंपल सी भाषा में बात करें तो प्रॉफिट। देखिए जी, हमारे यहाँ जो प्रोफेशन का मोटिव है वो है क्लाइंट्स को सर्व करना, और डेफिनेट सी बात है अर्निंग भी है, लेकिन सोसाइटी का भला करना हमारा ज़्यादा उद्देश्य होता है, ऐसा माना जाता है। हालांकि सच कितना है तो आप सभी जानते ही हैं। ठीक है जी, और जो आखिरी है वो है लाइवलीहुड, यानी कि अपना काम बनता बाढ़ में जा जनता। मालिक से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो हमारी सैलरी से मतलब है, हमें तो हमारी आजीविका चलानी है, इससे ज़्यादा हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है जी, ओके जी। अगला पॉइंट है सर्टेनिटी ऑफ इनकम। मुझे एक बात बताइए, बिजनेस की इनकम तो सबसे कम सर्टेन है, यानी कि यहाँ प्रॉफिट या लॉस आए या ना आए इस बात की तो कोई गारंटी है ही नहीं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सर्टेन है वो कौन है? एम्प्लॉयमेंट। ऊपर वाले पॉइंट से लिंक कीजिए, मालिक का चाहे कुछ हो या ना हो, इसे तो इसकी सैलरी मिल ही जाएगी। ठीक है जी। और प्रोफेशन के अंदर बात करें तो क्वाइट ए बिट एक मोस्टली सर्टेन होती है। हम कहते हैं कि ये बिल्कुल भी अनसर्टेन नहीं है, लेकिन पूरी तरह सर्टेन भी नहीं है। सर कैसे? एक बात बताइए, जो व्यक्ति एक बार किसी डॉक्टर के पास जाता है तो जनरली वो दूसरी बार भी उसी डॉक्टर को प्रेफर करता है। ठीक बात है जी। इसीलिए हमारे यहाँ पर क्या होता है कि क्लाइंट से रिलेशनशिप बन जाती है,
इसीलिए यहाँ पर बिल्कुल अनसर्टेनिटी वाला चांस नहीं होता, एक मिनिमम लेवल ऑफ इनकम हमारे पास में आती ही रहती है। इसलिए इन्होंने कहा सर्टेनिटी ऑफ इनकम इन प्रोफेशन इज़ क्वाइट ए बिट, यानी कि हमारे यहाँ थोड़ी बहुत सर्टेनिटी तो होती ही है। ठीक है जी, देखिए जी अगला पॉइंट। हाँ जी, अगला पॉइंट है टेन्योर। टेन्योर का मतलब क्या है? अवधि, यानी कब तक हमारे यहाँ पर बिजनेस एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशन चलता रहेगा। तो बिजनेस कब तक चलेगा कोई नहीं बता सकता जी, अनसर्टेन है, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। ठीक है जी। इसके अलावा बात करें एम्प्लॉयमेंट की, क्वाइट सर्टेन, क्योंकि आपके पास में क्या है, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है, यानी कि जॉब लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर है, उसके अंदर 2 साल 5 साल 8 साल जो भी लिखा होगा, उससे पहले तो आपको कोई निकालेगा नहीं। हाँ, उससे पहले भी कोई निकालेगा तो आपको 2 या 3 महीने की एडवांस सैलरी वो देगा, इसलिए हम कहते हैं कि क्वाइट सर्टेन। ठीक है जी। और प्रोफेशन भी हमारे यहाँ पर क्वाइट सर्टेन ही है। क्यों सर्टेन है? क्योंकि बिजनेस से ज़्यादा सर्टेनिटी हमारे यहाँ पर होती है, जल्दी से हम बंद करने के चांसेस में नहीं होते हैं। ठीक है जी। अगला जी, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि सक्सेशन, यानी कि जो मालिक है उसके गुजर जाने के बाद में क्या उसके उत्तराधिकारी टेक ओवर कर सकते हैं? तो बिजनेस में तो ऐसा होता ही है जी, लेकिन प्रोफेशन में ऐसा संभव नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि इनका काम स्पेशलाइज नेचर का होता है। हो सकता है जो काम वो करता हो उसके उत्तराधिकारी वो काम ना कर सकें। सर कैसे? एक सीए है, उसकी डेथ हो जाती है तो उसका बेटा उसकी सीए फर्म नहीं चला सकता। कब तक? जब तक वो खुद सीए नहीं है। तो यदि वो सीए नहीं है तो आप उसका सक्सेशन कैसे करवा देंगे? ठीक है जी। तो ये था हमारे पास में लास्ट क्लास तक का रिवीजन प्लस इंस्टीट्यूट के द्वारा दिए गए चार्ट से अभी तक की डिस्कशन। तो देखिए जी, इंस्टीट्यूट इन्हीं में से क्वेश्चन पूछता है। अब आगे शुरू करते हैं, देखना जी। देखिए जी, हमारी आज की क्लास शुरू होती है यहाँ से। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए हैं, ये सब बिजनेस की विशेषताएं हैं जो कि हमें पढ़नी है। तो सबसे पहली बात, बिजनेस जॉब क्रिएटर होता है, जॉब सीकर नहीं होता। आप समझ ही रहे हैं, बिजनेस नौकरियां पैदा करता है, ना कि नौकरी मांगता है। ठीक बात है जी। तो देखिए, बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन इज ए सोर्स ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली टू द बिजनेस ओनर्स एंड एम्प्लॉयज। समझ रहे हैं? यानी ये दोनों को कमा के देता है, सब्सटेंस डायरेक्टली किसको? एक तो मालिकों को भी कमा के देता है और एम्प्लॉयज को भी कमा के देता है। ठीक है जी। और साथ ही साथ इनडायरेक्टली टू ऑल दोज हु ड्राइव अपॉर्चुनिटी फ्रॉम इट। कहना क्या चाहते हैं? देखना जी। ये बताइए, मान लीजिए ये हमारे यहाँ पर है बिजनेस, तो बिजनेस के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो जुड़े हुए हैं ओनर और एम्प्लॉय। ठीक है जी। बिजनेस ओनर को भी कमा के देगा, एम्प्लॉय को भी कमा के देगा। ओनर को कमा के देगा प्रॉफिट या लॉस, जबकि एम्प्लॉय को कमा के देगा या तो सैलरी या फिर वेजेस। वो इंस्टीट्यूट उस पॉइंट में कहना चाहता है कि बिजनेस सिर्फ इन्हीं का भला नहीं करता, बिजनेस इनके साथ इनका ही भला करता है। कैसे? हमारे यहाँ पर आ जाते हैं सप्लाई चेन वाले। सर सप्लाई चेन वाले कौन? फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल प्रोवाइडर। अरे भाई बिजनेस है तो रॉ मटेरियल की दुकान तो चल रही है, ठीक बात है। और यदि यहाँ से बात करें तो एक बात बताइए, यहाँ पर एक बंदा बैठा होगा ट्रांसपोर्टर, जो कि आपका सामान दूसरी जगह पर पहुँचा रहा होगा, जो कि किसके पास होगा? बायर के पास में। तो ये इनको भी तो कमाने का मौका दे रहा है। तो ये कहता है कि बिजनेस जॉब क्रिएटर है, ना कि जॉब सीकर। ठीक है जी। अगला पॉइंट देखिए, प्रोवाइड्स मोमेंटम टू इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी देश में सभी लोगों को कमाने का मौका कौन देता है? बिजनेस। आप इकोनॉमिक्स में पढ़ भी रहे होंगे जीडीपी, वहाँ पर आप बेटर समझेंगे कि जीडीपी है क्या। हम तो सिर्फ इतना समझाते हैं आपको, जीडीपी यानी कि प्रति व्यक्ति कुछ ना कुछ बंदा जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, उसी को हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं? जीडीपी। जो हमारे यहाँ बिजनेस है वो क्या करता है? वैल्यू एडिशन। और एक बात बताइए, आप इकोनॉमिक्स में ये बातें पढ़ के भी आए होंगे और पढ़ेंगे भी कि जीडीपी का मतलब ही क्या है? वैल्यू एडिशन।
ठीक है जी। जीडीपी बहुत तरह की होती है, जीडीपी एमपी, जीडीपी एफपी, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें आप डिटेल में पढ़ेंगे। बस यहाँ ध्यान रखना जीडीपी का मतलब क्या है, वैल्यू एडिशन। यदि वैल्यू एडिशन बिजनेस नहीं करके देगा तो कौन करके देगा, ठीक बात है जी। देखिए जी पॉइंट नंबर 3 देखिए, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव इंटेंसिव, सॉरी इंटेंसिव का मतलब क्या है, नीडी, यानी कि इन्वेस्टमेंट नीडी। हमारे यहाँ पर हैवी इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है ताकि हम बिजनेस को कंटिन्यू कर पाएँ, ठीक है जी। थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखना जी। स्टार्टिंग ए बिजनेस रिक्वायर्स ए सीजेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, समझ रहे हैं, काफ़ी अच्छे पैसे लगेंगे आपको। किस चीज़ में लगाने पड़ेंगे, प्लांट एंड मशीनरी में, इन्वेंट्रीज में, ठीक है जी। और देखिए लाइन नंबर 4 में आइए, देखिए जी, हाउएवर साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट यूजुअली वेरीज विद एंड स्केल ऑफ बिजनेस, यानी कि देखा जाएगा कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है और उसी बिजनेस के हिसाब से आपके यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी। हमारे इंडिया में हम बिजनेस को माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज इंटरप्राइज के रूप में कवर अप करते हैं। आजकल आपने देखा भी होगा, मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का वो पैकेज अनाउंस किया था, तो वहाँ पर कुछ MESE रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं। आप सभी एक बार ट्राई करके आएँ, मुझे बताना आपको कुछ नॉलेज है नहीं है इनके बारे में। तो हमारे यहाँ पर होता क्या है कि छोटे लेवल पर जो उद्योग लगते हैं, जिनके अंदर पैसा कम होता है, उनको सरकार इंसेंटिव देने के बारे में विचार कर रही है। तो छोटा हो या बड़ा हो, पैसे तो लगाने पड़ते हैं, इसीलिए बिजनेस में कहा जाता है कि ये इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव है, ठीक है जी। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है जस्टेशन एंड अनसर्टेनिटी, यानी कि बिजनेस कब तक चलेगा इसका कोई भी साक्ष्य हमारे पास में नहीं है। कहने का मतलब ये है कि बिजनेस की लाइफ क्या रहेगी ये कोई नहीं बता सकता, अनसर्टेनिटी हमेशा ही रहती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये कोरोना वाला इशू भी है। आप देख लीजिए, किसी ने नहीं सोचा था कि सभी लोगों के काम धंधे इतनी अच्छे चलते हुए बंद हो जाएंगे। तो एक तरह से ये अनसर्टेनिटीज ही है, ठीक है जी। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड, एफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटी। मैं समझाता हूं जी आपको। देखिए जी, आप समझिए एक बिजनेस करता क्या है, वो इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट बना देता है। आउटपुट दो प्रकार से हो सकता है हमारे यहाँ पर, या तो आते हैं गुड्स या आते हैं हमारे यहाँ पे सर्विसेज। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दोनों भी देते हैं, यानी गुड्स भी और सर्विसेज भी। सर कैसे, ये बताइए। हम जो कोचिंग क्लासेस वाले हैं, हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज। हमारे यहाँ पर जो पेन पेंसिल की शॉप होती है फॉर एग्जांपल, वो लोग आपको क्या देते हैं, गुड्स। लेकिन कभी आप होटल में जाएं तो वो आपको खाना भी देते हैं और आपको सर्विस भी देते हैं, यानी जो आउटपुट होता है वो गुड्स, सर्विसेज या दोनों की फॉर्म में हो सकता है। और इनपुट के लिए आपको पता ही है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे यहाँ पर होते हैं, वो 4 होते हैं। तो ये इस तरह से हमारे यहाँ पर एक बिजनेस काम करता है, ठीक है जी। ये था बिजनेस का एक फाउंडेशन। मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या चाह रहा हूँ और इंस्टीट्यूट ने उस पॉइंट में क्या समझाया, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हम अभी बना रहे हैं गुड्स, और गुड्स में भी हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, पेंसिल, ठीक है जी। पेंसिल वो अप्सरा वाली पेंसिल आती है ना, मान लीजिए हमारी कंपनी अप्सरा की पेंसिल बनाती है। तो मुझे एक बात बताइए, आपका जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर जो आपका रॉ मटेरियल होगा वो क्या क्या होगा। एक तो पेंसिल बनाने के लिए जो लकड़ी चाहिए वो होगा, ठीक है जी। दूसरा इसके अंदर जो लेड का जो सिक्का डलता है वो होगा, ठीक है जी। इसके अलावा और क्या होगा, थोड़ा बहुत प्रिंटिंग का मटेरियल होगा लकड़ी के ऊपर प्रिंट करने के लिए अप्सरा, और साथ में रबर होगा जो कि हम
पेंसिल के पीछे लगाएंगे। ठीक बात है जी। मुझे एक बात बताइए, यदि कल को हम कहें कि हमें अप्सरा पेंसिल ही बनानी है, ठीक है जी, और हुआ क्या, मार्केट में लकड़ी नहीं मिल रही, तो मैंने कहा एक काम कर, आयरन लिया भाई, आयरन यानी कि लोहा लिया, और एक काम कर, अब तो एक लोहे के अंदर लेड लगा दे, उसके ऊपर प्रिंटिंग कर दे और रबड़ लगा दे पीछे। तो मुझे बताइए क्या पेंसिल बन जाएगी? पेंसिल तो बन जाएगी, लेकिन क्या वो वैसी ही बनेगी जैसी मार्केट में चलती है? हमने कहा नहीं। एग्जाम्पल और समझिए, हमने कहा अगले दिन मार्केट में आयरन भी नहीं मिला, तो मैंने कहा एक काम कर, गोल्ड लिया, पेंसिल तो बना के देनी है ना भाई, और कितने में देनी है? 10 रुपये में। तो मैंने कहा गोल्ड लिया, गोल्ड की पेंसिल बना के दे दे। मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हो, इस तरह से चीज़ें थोड़ी ना चलती हैं। हमने कहा बिल्कुल सही, यही इंस्टीट्यूट समझाना चाह रहा है। देखिए, सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटी, कि कुछ भी करने से कुछ भी नहीं होगा। आपको अपना बिजनेस बिल्कुल सिस्टमेटिक रूप से लेकर चलना होगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने कुछ रॉ मटेरियल लगाया है, आप कल कुछ लगा देंगे। आज आपने अच्छी क्वालिटी का लगाया है, कल आप घटिया क्वालिटी का लगा देंगे, या फिर आज आप पेंसिल बना रहे थे, कल को आप पेन बनाने बैठ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है जी, सब कुछ व्यवस्थित रूप से, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, अच्छे से चलता है। ठीक है जी। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये मैं अभी समझाता हूँ, क्योंकि ये नीचे हमारा पूरा टॉपिक ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही है। ठीक है जी। तो ऑब्जेक्टिव का टॉपिक हम यहाँ से ना पढ़कर कहाँ से पढ़ेंगे? नीचे से। ठीक है जी। देखिए जी, हाँ जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ये पढ़ने से पहले चलिए जी थोड़ा बेस बिल्डिंग करते हैं, उसके बाद हम मॉड्यूल से पढ़ेंगे। देखिएगा जी, टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अच्छे से समझना। ठीक है जी। सभी को लगता है कि बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो होता है प्रॉफिट। ठीक है जी, जबकि ऐसा नहीं है। और ये आप आने वाली क्लासेस में, आने वाली जैसे क्लासेस होंगी, यानी कि CA IPCC या CA फाइनल, आप समझेंगे कि प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात होती है। सबसे पहला जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सर्वाइवल। आप कह रहे हो कि मैं प्रॉफिट कमा लूँ, अरे प्रॉफिट कमाने से पहले मार्केट में टिक के तो दिखाइए। मार्केट के अंदर जनरली जो 90% चीज़ें होती हैं वो अपने शुरू होने के 2 या 3 महीने में बंद हो जाती है, क्योंकि सभी लोग जोश जोश में शुरू तो करते हैं लेकिन कॉस्ट वगैरह ही नहीं निकाल पाते, और अपनी जेब से पैसा लगाने के डर से सभी लोग बिजनेस को बंद कर देते हैं। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सर्वाइवल का, कि प्रॉफिट तो बाद में आएगा, सबसे पहले आप मार्केट में टिकें। ठीक है जी। देखिए जी, सर्वाइवल होने के बाद में, यानी जब मार्केट में आप टिक जाते हैं, फिर आप सोचते हैं कि चलो यार अब थोड़ा बहुत कमा लेते हैं। ठीक है जी। फिर आता है प्रॉफिट का उद्देश्य, और प्रॉफिट का उद्देश्य आने के बाद में आप लोग कहते हैं, जब हम कमाने लगते हैं तो अब हम कहते हैं कि हम क्या चाहेंगे? ग्रोथ, यानी अब हमारा बिजनेस फैले भी। ज़रूरी नहीं है कि 3 ही हो, ये और भी हो सकते हैं, बीच में इनकी और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेन फ़िलहाल हम इतना ही समझेंगे कि सबसे पहले बिज़नेस को टिकाना ज़रूरी है। जब बिज़नेस टिक जाए फिर कमाने की सोचो, और जब अच्छा कमाने लगो तो अपना बिज़नेस बढ़ाने की सोचो। ये हमारा बिज़नेस का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है जी। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। लोग कहते हैं कि बिज़नेस हमारे यहाँ पर सोसाइटी में लगता है, जैसा कि आपने +1 और +2 के बिज़नेस स्टडीज़ में पढ़ा भी था। वो कहते हैं कि बिज़नेस सोसाइटी में लगता है तो बिज़नेस को अच्छी क्वालिटी की चीज़ें प्रोवाइड करवानी चाहिए, रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए, प्रदूषण नहीं करना चाहिए। तो वो सब भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है वो फ़िलहाल ये 3 है कि बिज़नेस चल पड़े, फिर प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, और फिर हम बिज़नेस को बढ़ाना शुरू करें। ठीक है जी। पढ़ते हैं जी। देखिए जी, तो सबसे पहले देखते हैं जी हमारे यहाँ पर चार्ट की सहायता से। देखिए जी, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, यानी बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी पैसे से रिलेटेड। तो देखिए जी, सेल हो, प्रॉफिट हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आए, समझते हैं ना आप? सेल यानी कि रुकिए 1 मिनट,
हाँ जी, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर आएगी सेल और इतने इतने हिस्से में आएगी हमारे यहाँ पर कॉस्ट। कॉस्ट और सेल का जो डिफरेंस आएगा वो या तो आएगा प्रॉफिट या आएगा लॉस। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो चीज़ है इसे अवॉइड कीजिए प्लीज़। लॉस नहीं आना चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए। ठीक है जी। अब सपोज़ हुआ ये कि हमारे यहाँ प्रॉफिट आया है 20 रुपये। ठीक है जी। एक बात बताइए, 20 रुपये तब आया ना जब हमने कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट किया होगा। सपोज़ हमारे बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट थी वो 100 रुपये थी, तो कोई हमसे कहे कि बता भाई कितने रुपए कमाए, तो हम क्या कहेंगे 20/100 × 100 यानी कि 20% हमने कमाया। इसी को हमारे यहाँ पर क्या बोला जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यही कह रहे हैं कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल आना चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए, लॉस को अवॉइड कीजिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा आना चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ये वर्ड तो आपने पढ़े होंगे, यानी कि काम अच्छा करना और अच्छे काम को ही करना ही एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस कहलाता है। अच्छा जी, इकोनॉमिक वैल्यू एडिड ध्यान कीजिए, मैंने अभी ऊपर आपको ये बताया इकोनॉमिक वैल्यू एडिड क्या होता है। ठीक है जी। तो ये सब हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। देखिए जी, बिजनेस के ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। अच्छा जी, एमसीक्यू कैसे बनेगा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर बताएगा सेल, प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको ये पहचानना होगा। डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाएंगी, आपको से सिर्फ ये पूछा जाएगा बताइए सेल क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनिक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगल है। जनरली ये सब पहचानना बड़ा आसान होता है, बस 1 या 2 रीडिंग की ज़रूरत पड़ती है हमें। देखिए जी, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, सर्वाइवल यानी बिजनेस हमारा टिक जाए, हेल्थ ऑफ एसेट्स एंड रिसोर्सेज, समझ रहे हैं। हेल्थ मतलब पहले तो चलने के बाद टिक जाए सब कुछ, उसके बाद में ग्रोथ। और ग्रोथ को हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, फैलाव। ठीक है जी। तो हमारे यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, सर्वाइवल, चल जाए, फिर टिक जाए और आखिरी में विकास हो जाए यानी कि ग्रोथ कर जाए। ठीक है जी। इसके अलावा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जानते ही हैं, अच्छा सामान देना, पर्यावरण को गंदा ना करना, समझ रहे हैं। तो देखिए जी, कम्युनिटी सर्विस, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटाइजेशन, हेरिटेज कंजर्वेशन, यानी कि जैसे गंगा नदी के बारे में समझिए, लोग बिजनेस तो चलाते हैं लेकिन बिजनेस से निकलने वाला वेस्ट कहाँ डाल देते हैं, गंगा नदी में डाल देते हैं। तो वो हेरिटेज कंजर्वेशन पर नहीं आ रहे हैं, वो सब के सब क्या कर रहे हैं, पर्यावरण के साथ साथ हमारी धरोहर को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये बिज़नेस को नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। इसके अलावा आप सभी देखिए और क्या है, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स एम्प्लॉय, यानी कि अच्छा वातावरण उन्हें प्रोवाइड करना, उनकी सैलरी वगैरह नहीं काटना। अच्छा, इन्वेस्टर को रिटर्न प्रोवाइड करना, कस्टमर को अच्छी क्वालिटीज़ का माल देना, सप्लायर के साथ रिलेशन बनाए रखना और हेल्दी कंपटीशन की भावना से बिजनेस करना। ये नहीं कि मैं 100 रुपये में बेच रहा हूँ तो सामने वाला 10 में बेचने लग जाए और मैं 10 में बेचने लग जाऊँ तो सामने वाला कहे कि फ्री में ले जाओ। ये हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, ऐसा कंपटीशन नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। इसके अलावा अगला पॉइंट देखिए, लीगल, एथिकल एंड इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि टैक्स की चोरी ना करना। ठीक है जी। सरकार आपसे जानकारी मांगे, आपको वो देना। एथिकल, मिलावट ना करना, गंदी वस्तुएं ना बेचना मिलावट वाली, जिससे किसी के स्वास्थ्य को हानि पहुंचे। और इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में हमने अभी डिस्कशन किया ही है। हाँ जी, ठीक है। तो ये कुछ उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, आप सभी जानते हैं। आपके पास में क्लासमेट की कॉपी होती है ना, तो आपने उस पर देखा होगा, उसकी ऐड भी आती है। वो कहते हैं कि यदि आप हमसे नोटबुक खरीदेंगे तो एक नोटबुक के ऊपर 1 रुपया हम किसको देंगे, गरीब बच्चों की स्टडी को देंगे। तो ये इस तरह की चीज़ें भी कहाँ पर आ जाती है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाती हैं। तो इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आप ये पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पर आईटीसी का एग्जाम्पल नहीं दिया, यहाँ पर दूसरे दिए हैं। मैंने आपको नोटबुक का एग्जाम्पल दिया। ठीक है जी। और इन्होंने कहा जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है प्लुरलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ प्रॉफिट के रूप में आप नापें तो ये गलत होगा। प्लुरलिटी का मतलब होता है बहुत सारे, समझ रहे हैं।
प्रॉफिट तो है ही, प्लस आप इसके साथ सोशल को भी देख के चलें। ठीक है जी, आप इसके साथ इन्वायरमेंट को भी देख के चलें। यानी जब आप सभी चीज़ों को कंसीडर करके चलते हैं और सभी चीज़ें फुलफिल करते हैं, तब माना जाता है कि एक बिजनेस अच्छा चल रहा है और सोसाइटी के लिए वैल्यू एडिशन का वो काम कर रहा है। ठीक है जी, ओके जी। एक लास्ट टॉपिक बचा है जो कि है बिजनेस डायमेंशन, बीसीके का डायमेंशन, वो देख लेते हैं। पेज नंबर 1.12 पर आइए एक बार। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया है सारा का सारा। अब हमारा एक ही टॉपिक रह गया है, वो है डायमेंशन यानी कि डोमेन्स ऑफ बीसीके, यानी बिजनेस की नॉलेज आती कहाँ से है। चलिए जी, इसके बारे में अब हम बातें करते हैं। वेट अ मिनट, मैं पेज नंबर बताता हूँ आपको। हाँ जी, पेज नंबर है हमारे यहाँ पर 1.14। देखिए जी, आगे शुरू करते हैं जी। देखिए, बात है डोमेन्स ऑफ बीसीके, यानी कि बिजनेस की नॉलेज आई कहाँ से है। बिजनेस की नॉलेज बहुत वास्ट है, यानी कि हमारे यहाँ पर ये जो नॉलेज है ये किसी ना किसी सब्जेक्ट से उठा के ला रखी है। जैसे कि इंस्टीट्यूट ने कुछ एग्जांपल दिए हैं, मैं उन्हीं से अपनी बात समझाता हूँ। देखिए जी, वापस आते हैं फिर उसके बाद। जैसे कि देखिए जी, बिजनेस के अंदर जो कुछ शब्द होते हैं, हमने कहा ना डोमेन, डोमेन यानी कि बीसीके के जो ओरिजिन्स है वो कहाँ से हैं। तो उन्होंने कहा बिजनेस में एक शब्द यूज किया जाता है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति। एक बात बताइए, रणनीति यानी कि रण की नीति, यानी कि युद्ध क्षेत्र की नीति, यानी युद्ध में हम क्या करने वाले हैं। तो एक बात बताइए, बिजनेस करने जा रहे हैं, युद्ध लड़ने जा रहे हैं। तो सर आज के ज़माने में बिजनेस करना किसी युद्ध लड़ने से कम थोड़े ना है। तो ये जो शब्द है ये बिजनेस में कहाँ से आया, ये मिलिट्री से आया। आप समझते हैं। और देखते हैं एग्जाम्पल्स। अगला एग्जाम्पल जो इंस्टीट्यूट ने लिखा वो है लिखा लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है हमारे यहाँ पर सामान को लाना ले जाना। समझते हैं। मिलिट्री के अंदर लॉजिस्टिक की बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पर हमारे सैनिक लगे होते हैं हमें वहाँ पर हथियार, खाने पीने की चीज़ें या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुँचानी पड़ती हैं। तो क्या बिजनेस के अंदर भी हमें हथियार पहुँचाने पड़ते हैं। हमने कहा नहीं जी, हमें हथियार तो नहीं पहुँचाने, लेकिन हमें हमारा फिनिश गुड्स तो कस्टमर तक पहुँचाना है। और आज के टाइम पे हमारी फैक्ट्री से लेके कस्टमर के घर तक अपना सामान पहुँचाना बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि रास्ते में बहुत सी परेशानियाँ आती हैं। ठीक है जी। तो ये शब्द कैसे आया है, मिलिट्री से। अगला समझिए, ये है बुल एंड बियर। ये दोनों चीज़ें उठाई गई हैं स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर बाजार से। आपने देखा होगा, कभी टीवी चलाते हैं तो कभी कभी ऐसे रेड का साइन आ रहा होता है। ठीक है जी, टीवी के नीचे न्यूज़ पे, और कभी कभी ऐसे ग्रीन का साइन आ रहा होता है। तो ये क्या दर्शाता है, हमारे यहाँ ग्रीन मतलब कि मार्केट बड़ी है। ठीक है जी। और जो रेड का जो साइन है उससे क्या पता चलता है कि मार्केट आज गिरी है। आपने न्यूज़पेपर में देखा भी होगा, आज मार्केट 1600 पॉइंट गिर गया, आज मार्केट 1800 पॉइंट गिर गया, ये सब चीज़ें। तो आप समझिए स्टॉक मार्केट के अंदर ये गिरने और बढ़ने को हमारे यहाँ पर क्या बोला जाता है, बुल एंड बियर। समझते हैं। हमारे यहाँ बुल का मतलब होता है इंक्रीज, यानी कि राइजिंग ट्रेंड। ये सब आप चीज़ें नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बड़ी काम आएंगी आपके। और हमारे यहाँ जो बियर होता है उसका मतलब होता है डिक्रीजिंग ट्रेंड। समझ रहे हैं, यानी जब गिर रहा है। अब बात ये आ रही है कि इन्हें बुल और बियर ही क्यों कहते हैं। तो इंस्टीट्यूट ने एक्सप्लेनेशन दी है, मैं भी यही बोलने वाला था। क्योंकि बुल जब होता है, कभी किसी ने गाय के साथ पंगे लेके देखे हो तो पता चलेगा उसे कि जब हम गलती से गाय का सींग पकड़ लेते हैं तो वो हवा में उछाल के फेंक देती है दूर। तो बुल की ये खासियत होती है कि वो हवा में उठा के मारता है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में जब उठा पाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बुल ट्रेंड आ गया है। ठीक है जी। जबकि जो बियर होता है यानी कि जो भालू होता है, उसका ये मोटो होता है कि वो अपने शिकार को दबा के मार दे। ठीक है जी, यानी कि बियर। समझ रहे हैं।
देखिए लिखा भी है पुश डाउन साइड। एक मिनट। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आई हैं? ये सब एनिमल साइकोलॉजी से ली गई हैं, लेकिन हमारे बिजनेस में यूज़ होती हैं। तो कोई हमसे कहे कि बिजनेस क्या है? बिजनेस वास्ट है, यानी हमारे यहाँ पर अपना कुछ नहीं है, हमने हर एक जगह से कुछ ना कुछ उठा रखा है। ठीक है जी। अगला पॉइंट है बीसीके इज मल्टीडिसिप्लिनरी या इलेसिट। इलेसिट मतलब क्या है कि इसमें चेंज पॉसिबल है, समझते हैं, जिसे आप इकोनॉमिक्स में मांग की लोच भी कहते थे, याद कीजिए। पर यहाँ ये मांग की लोच नहीं है, हम कहते हैं कि बिजनेस की जो नॉलेज है वो इलेसिट है, यानी कि उसमें चेंज आता रहता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आज के टाइम पे लगा लीजिए। मुझे एक बात बताइए, लोग पहले वर्क फ्रॉम होम नहीं करते थे, ऑनलाइन क्लासेस के लिए इतना अचीव करने के लिए नहीं रहते थे, लेकिन आज के टाइम पे समय की मांग है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस करने के तरीके बदल रहे हैं, हम बिजनेस को नहीं बदल रहे। तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस की नॉलेज है वो बदलती रहती है समय के साथ साथ। ठीक है जी। आगे देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बीसीके इज एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग। इसका एग्जाम्पल अभी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन आप समझिए ये क्या है, एक इन्फिनिटी प्रोसेस है। इन्फिनिटी समझते हैं, जिसका ना कोई शुरू है ना कोई अंत है, यानी जो बिजनेस की नॉलेज है वो हमेशा हमेशा के लिए इवॉल्व करती रहती है। इवॉल्व यानी कि विकसित होती रहती है और बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि देखिए बिजनेस करने के नए नए तरीके आते रहते हैं, तो हमें नए नए तरीके सीखने पड़ते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप समझिए एटीएम से। एटीएम या सर यानी कि जहाँ से हम पैसे निकालते हैं। ये बताइए, जब बैंक पहले ज़माने में एटीएम नहीं होते थे तो हम बिज़नेस कैसे करते थे? बैंक वाले, आप बैंक के अंदर आइए, आप टोकन वगैरह दीजिए, फॉर्म भरिए और पैसे लेके जाइए। लेकिन जैसे ही इंटरनेट का ज़माना आया, एटीएम का ज़माना आया, बिज़नेस करने के तरीके बदल गए। आने वाले ज़माने में और देखिए, अब तो लोग एटीएम भी नहीं जाते। आज के टाइम पे तो गूगल पे, पेटीएम, आप समझ रहे हैं। यानी बीसीके यानी बिजनेस की जो नॉलेज है वो कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होता है। हमें कुछ ना कुछ रोज़ रोज़ सीखने को मिलता ही है। ठीक है जी। तो ये हमारे यहाँ पर था बिजनेस के बीसीके के डायमेंशन, जिसे हम बीसीके के डोमेन्स भी कहते हैं। एक लास्ट पॉइंट और है हमारे यहाँ पर, इम्पोर्टेंस ऑफ बीसीके फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक है जी। इसे छोड़कर एक बार यहाँ पर आते हैं। देखिए जी, आपके पास में एक टॉपिक है, मैं भी बताऊंगा ये टॉपिक क्या है। मुद्दा ये है कि बीसीके की नॉलेज आए कहाँ से। ठीक है जी। तो देखिए जी, सबसे पहली बात, इनहांसिंग बीसीक्यू, बिजनेस की जो नॉलेज है वो हम कहाँ से इनहांस कर सकते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने एक बताया कि सेल्फ एश्योरेंस। समझते हैं, हम डेली कुछ ना कुछ नई नई ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे कि आप कभी कभी आपने जब पहली बार ऑनलाइन मूवी की टिकट बुक की होगी तो भी आपको बिजनेस करने का एक नया तरीका समझ में आया। जब आप अमेज़ोन फ्लिपकार्ट या पेटीएम वगैरह से कुछ सामान मंगाते हैं तो आपको बिजनेस करने का एक नया तरीका समझ में आता है। जब आप ऑनलाइन क्लास देखते हैं तो आपको एक बिजनेस करने का नया तरीका आता है। यानी सेल्फ एश्योरेंस का मतलब क्या है कि हम रोज़ नई नई ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं, आपको पता चलता है कि दुनिया में बिजनेस किस तरह से हो रहा है। तो बिजनेस की नॉलेज बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सेल्फ एश्योरेंस, यानी कि आँख कान खुले रखो, समझो सामने वाला किस तरह से अपनी दुकान चला रहा है। ठीक है जी। अगला पॉइंट है, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड इज नॉट एन हैंडीकैप। आपने अपने बिजनेस स्टडीज़ में एक कहावत सुनी होगी कि बिजनेस स्टडीज़ यानी कि जो बिजनेस करने की प्रतिभा है वो जन्मजात होती है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, और कुछ लोगों का ये भी मानना था कि प्रतिभा ये जो बिजनेस की है ये बेशक जन्मजात होती हो, लेकिन इसे ऐसा नहीं है, जो नॉन बिजनेस वाले लोग हैं वो सीख नहीं सकते। यानी बिजनेस की जो प्रतिभा है वो मनुष्य के अंदर जन्मजात भी होती है और उसे सीखा भी जा सकता है। सेम चीज़ बीसीक्यू पे भी लगती है। आप में से कुछ लोग बिजनेस को बहुत अच्छे से समझेंगे और जो नहीं समझते होंगे वो इंस्टीट्यूट अपनी भाषा में अच्छे से समझाएगा। यानी कुल मिला के बिजनेस करना आपको सिखाया जा सकता है। ये बिल्कुल ना समझें कि आपका कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है जी। और इसका एग्जांपल समझिए आप, फेसबुक। ये बताइए
जो फेसबुक का बंदा है, मार्क जुकरबर्ग, सॉरी मैं भी नाम गलत मैंने लिया हो, ये बताइए वो क्या कॉमर्स बैकग्राउंड से है या फिर वो कोई सीए है या कोई एमबीए है? बिल्कुल नहीं, वो तो एक इंजीनियर है। लेकिन आप देखिए कितना बड़ा बिजनेस एम्पायर चला रहा है। तो कह रहे हैं कि बिज़नेस चलाने के लिए आपको कॉमर्स की ज़रूरी नॉलेज हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप सीख सकते हैं। ठीक है जी। और यही बात अगला पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस आर द बेस्ट गाइड, यानी आप देखें और अपने अनुभव से सीखें। बिजनेस की नॉलेज इससे ज़्यादा कहीं नहीं आ सकती है। ठीक है जी। ओके, देखिए जी, इस पॉइंट को अच्छे से समझना। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट है, ऐसा है आपको ज़िंदगी के अंदर ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है जी। देखना जी, ईच वन ऑफ अस हैव 6 ऑनेस्ट सर्वेंट, हम सभी के पास में 6 ईमानदार नौकर होते ही हैं। सर हमारे पास नौकर कहाँ से है? हमने तो नहीं देखे। हमने कहा देखिए जी आपके पास में है। व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर एंड हु, यानी जब आप अपने मानसिक बुद्धि या मानसिक शक्ति, जिसे हम बुद्धि भी कहते हैं, उसको खुले रखकर आप सब काम करते हैं तो आपके दिमाग में 6 बातें ज़रूर आती हैं, जैसे कि व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर एंड हु। आप सभी को बिज़नेस की नॉलेज चाहिए तो ये सब चीज़ें आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। और इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है हमारे यहाँ पर, वो है न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर से आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, हु, मतलब क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ और किसने किया। ये सब जानने के लिए आपके पास में क्या आना चाहिए? न्यूज़पेपर। सर न्यूज़पेपर आता तो है हमारे पास में, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर? नहीं जी। उसके अंदर आप क्या देखते हैं? किसी ने आज किसी की कार चुरा ली, किसी ने बाइक चुरा ली, आज किसी का मर्डर हो गया। सर हम इस नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बिज़नेस नॉलेज की। तो आपको न्यूज़पेपर भी कौन सा चाहिए होगा? बिज़नेस न्यूज़पेपर चाहिए होगा। और हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने कुछ एग्जाम्पल दिए भी हैं बिज़नेस न्यूज़पेपर के। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इनमें से कोई एक ज़रूर पढ़ना शुरू करें। ठीक है जी। ओके जी, लास्ट पॉइंट है वो ये है, प्रैक्टिस एंड इम्प्रूवमेंट वाया रिफ्लेक्टिंग थिंग्स लीड टू परफेक्शन। कहने का मतलब क्या है? एक कहावत है हमारे यहाँ पर, करत करत अभ्यास के जड़मती होए सुजान। सुना है जी आपने? आपके स्कूल के अंदर भी ये सब चीज़ें टीचर्स बोलते रहते होंगे। बिल्कुल सर, हमने तो किया है, क्या हमने यही सब तो सुना है। तो सर यही कहना चाह रहा है ये कि आप प्रैक्टिस करनी शुरू करें। एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, 4 बार गलती होगी, लेकिन एक समय आएगा जब आप सीख जाएंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल आप समझिए ज़िंदगी का, जब आप पहली बार साइकिल चलाने जा रहे थे, ऐसा कोई नहीं होगा जो गिरा ना हो। हाँ, कुछ एक एक्सेप्शन होते हैं जो बिना गिरे सीख जाते हैं, लेकिन जनरली हम लोग गिरते हैं, लेकिन बाद में हम सीख ही जाते हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सिर्फ एक ही है दोस्तों, वो ये है कि हर चीज़ मुश्किल है जब तक उसकी शुरुआत ना की जाए। जिस दिन आपने शुरुआत कर दी उसके बाद में वो चीज़ें आसान होती जाती हैं। सिंपल भाषा में कहें तो ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं वो तब तक मुश्किल नज़र आती है जब तक हम उसके ऊपर अपना काम करना शुरू नहीं करते। ठीक है जी। देखिए जी, हमारे पास में ये हमारा टॉपिक था, बस एक छोटा सा रह गया है। ये बिज़नेस मैगजीन्स के बारे में बता रहा है, यानी आप न्यूज़पेपर ना पढ़ें तो बिज़नेस मैगजीन्स भी आप ले सकते हैं। ठीक है जी, पर न्यूज़पेपर ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे आपकी इंग्लिश भी सुधर जाएगी। एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, उसके बाद में हम आज की क्लास को बंद करेंगे। वो ये कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए BCA की नॉलेज क्यों ज़रूरी है। ठीक है जी, समझाते हैं जी। मुझे एक बात बताइए, जनरली देखिए जी एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन हम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल समझाएंगे। ठीक है, ये बताइए CA बनने के बाद में आपके पास में क्या ऑप्शन है? सर CA करके हम जॉब में जा सकते हैं। ठीक है जी, एक मिनट, स्पेलिंग का एरर आ गया, चलिए छोड़िए कोई बात नहीं, स्पेलिंग आप एक्सक्यूज़ कर लीजिएगा।
ठीक है। या फिर दूसरा आप क्या करेंगे, आप सीए की प्रैक्टिस करेंगे। जनरली ये लोग करते हैं सीए की प्रैक्टिस, यानी कि सीए की फर्म खोलना या फिर आप किसी ना किसी कंपनी में आप जॉब करेंगे। हमारी आईसीए कहती है कि आप जो इतने टैलेंटेड लोग हो यार, आप अपने आप को रिफाइन या कन्फाइन क्यों कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस या एम्प्लॉयमेंट तक। आप एक काम कीजिए ना, आप साथ के साथ अपना कोई बिजनेस करने की सोचिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा नॉलेज टैक्स की, इनकम टैक्स की, जीएसटी की, समझ रहे हैं, टैक्स में, इसके अलावा अकाउंटिंग की, बिजनेस की समझ दुनिया में किसी को नहीं है। यकीन मानिए आपसे ज़्यादा नॉलेज किसी को नहीं होगी जिस दिन आप सीए की डिग्री अपने पास लेकर आएंगे। सीए की डिग्री का मतलब ही क्या है, परफेक्शन, समझ रहे हैं आप। तो हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है आप नए नए उद्योग लगाओ। तो मुझे एक बात बताइए, जो सरकार आपको इतने सारे राहत पैकेज देती है, कुछ और देती है, उनका फ़ायदा कौन उठाता है? वो लोग जो लोग सीए भी नहीं है। तो ऐसे ही कहती है जब सरकार आपको इतने सब फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है तो आप खाली सीए प्रैक्टिस में या एम्प्लॉयमेंट में क्यों जा रहे हो यार, आप बिजनेस में तो जाओ, समझ रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ आप बिजनेस में जा सकें, इसीलिए हमें बिजनेस की नॉलेज होनी ज़रूरी है। और दूसरा, चलिए हम कहते हैं बिजनेस में मत जाओ यार, आप एक बात बताओ, सीए की प्रैक्टिस करोगे, खुद को तो सर्विस नहीं दोगे ना, आप अपने क्लाइंट को सर्विस दोगे, और जो क्लाइंट होगा वो कौन होगा? बिजनेसमैन होगा। मुझे एक बात बताइए, हम इसको सर्विस देंगे, जनरली हमारी जो सर्विस होती है वो क्या होती है? कंसल्टेंसी की सर्विसेज होती है। यानी हम सामने वाले को क्या देते हैं, राय देते हैं कि ये कर लीजिए, ये मत कीजिए, ऐसा करेंगे तो टैक्स में प्रॉब्लम आएगी या अच्छा रहेगा। तो एक बात बताइए, ये सब जानकारी हम उसे कब दे पाएंगे? जब हमें खुद को तो सब कुछ पता हो। तो हमारे यहाँ पर बीसीके पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि आप अपने आप को सिर्फ एम्प्लॉयमेंट या प्रैक्टिस तक कन्फाइन ना कीजिए, आप बिज़नेस के अंदर भी ट्राई कीजिए। दुनिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, खाली सीए फर्म में मत जाइए। और कौन कह रहा है कि आप सीए फर्म के साथ बिजनेस ना कीजिए? लोग करते हैं, ठीक है जी। और फिर भी यदि आपको बिजनेस की समझ नहीं है तो आप याद रखिएगा, आपका जो क्लाइंट है ये आपके ऊपर है कि आपने महीने के 20-30 हज़ार कमाने हैं या 50 कमाने हैं या 1 करोड़ कमाने हैं या 50 लाख कमाने हैं, जो भी आपने कमाने हैं। मुद्दा ये है, आपके पास में जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतनी आपकी वर्थ होगी, क्योंकि हम यहाँ पर कोई गुड्स तो बेच नहीं रहे हैं, हम बेच रहे हैं सर्विसेज। सर्विस यानी कि क्वालिटी, जितनी क्वालिटी होगी उतने ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और ध्यान रखना, हमारे यहाँ पर क्वालिटी का मतलब है नॉलेज, ठीक है जी। तो ये टॉपिक बताया यहाँ पर कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए क्या है हमारे यहाँ पर बीसीके का डोमेन्स। देखिए जी, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है, ठीक है जी। आप एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज कीजिए, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। चलिए जी, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।